you are able to see the slides? Yes, sir. Everyone is able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज जो है कि जब भी मेरी क्लास होगी, नॉट ओनली फॉर मी, दिस इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द टीचर्स हु आर टेकिंग योर क्लास, सो यू ऑल हैव टू बी ज्वाइन बिफोर 5 मिनट्स। अगर आज की क्लास के बाद से कोई भी 11:05 की अगर क्लास है, 11:05 के बाद अगर कोई भी कनेक्ट होता है, तो आई विल नॉट गिव द अटेंडेंस टू दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट। किसका अभी ऑडियो खुला हुआ है? धीरेन्द्र तिवारी, ओपन योर वीडियो। ठीक है, सो नाउ आई एम टुडे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर रिसर्च, हु इज विच इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो अब हम चल रहे हैं आज बात करने सेकेंड चैप्टर की। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो आपका पहला टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। ठीक है, अब हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब कि रिलेटेड टू दी हिस्ट्री, इसकी बेसिक के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं पुरानी पिछली क्लासेस में। एंड सो एज यू कैन सी व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। सो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या कहता है? द सिस्टमैटिक कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा टू डिस्क्राइब, explain, understand actions or event that occurred sometime in the past। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक कैलकुलेशन कलेक्शन होना चाहिए, किसका? डाटा का। ठीक है, डाटा का इवेल्युएशन भी होना चाहिए। इवेल्युएशन आप सब जानते होंगे कि किसी भी चीज को इवेल्युएशन क्या मतलब कि अगर हम हिंदी में कहें तो उस चीज का मूल्यांकन। ठीक है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होना चाहिए डाटा का, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो वो डाटा है जो हमने लिया है, ठीक है, या जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक, वो डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके हम उसके बारे में, और उस एक्शन या इवेंट को जो कि कुछ समय पहले पास्ट में हुआ है उसको हम जान सकें। जैसे अगर हम बात करें कि जो अभी उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, ठीक है, माइक किसका ऑन है यार? अभिषेक कुमार, हु इज अभिषेक कुमार? यस सर। एक बार बोल दिया बेटा तो माइक ऑफ करने के लिए। फिर 11:10 हो चुके हैं, 5 मिनट ऑलरेडी तुम्हारे निकल चुके हैं, 5 मिनट ऑलरेडी तुम्हारे निकल चुके हैं। अब मैं अगर बार बार ये टोकता रहूंगा तो क्लास कैसे चलेगी ये बताओ? तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो यू कैन गो आउट फ्रॉम द क्लास, बट अदर्स जो तुम्हारे भाई हैं उन्हें तो कम से कम जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें तो पढ़ने दो। मैं बार बार यही बोलता रहूं क्या कि माइक ऑफ कर लो यार, माइक ऑफ कर लो? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट द class 1 student that I have to instruct you every time that you have to mute your mic and open your video। ये तो क्लास पहली दिन की क्लास से हम लोग कह रहे हैं कि जब भी आप क्लास में हैं तो अपना माइक को म्यूट रखिए एंड वीडियो को ऑन रखिए। ओके, सो जैसे अगर हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की हिस्टोरिकल रिसर्च पे, तो जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो अभी त्रासदी आई थी, जैसे आपने देखा होगा सबने, एक बाढ़ आ गई थी, तो अगर हमें उसके बारे में जानना है, उसके बारे में वो जो एक्शन या वो जो दुर्घटना हुई है अगर उसके बारे में हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा? जो वहां के लोकल लोग हैं, जो उसके व्यूअर्स थे जिन्होंने देखा है, हमें उनसे मिलना होगा। ठीक है, उनसे बातें करनी होंगी। तो यही चीज ये कह रहा है कि और फिर उनसे क्या होगा? सिस्टमेटिकली हमें सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड दी एक्शन। तो उस एक्शन जो मतलब त्रासदी वहां हुई है उसको समझने के लिए हमें उन लोगों से बात करनी होगी
सिस्टमेटिक कलेक्शन करना होगा डाटा का, और उसके हिसाब से हम इवेल्युएशन करके अपने आप से डाटा को समझेंगे या उस इवेंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देयर इज नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल एज इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने इसके ऊपर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। बट इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा क्या होता है कि हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब जो वो इंसिडेंट हुआ है पुराने टाइम पे जैसे भी हुआ है, वी हैव टू कीप द सेम थिंग इन द स्टडी। मतलब उसे एज इट इज हमें जो जैसा बता रहा है उसे हमें वैसा लिखना है। हम अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, an attempt is made to reconstruct what happened during a certain period of time as completely and accurately as possible। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम उस चीज को जानना चाहते हैं, जो उस त्रासदी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो चीजों को लगभग उसी तरह से मिलाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा हुआ होगा, क्या चीज हुई थी। वो सारी चीज जितना ज्यादा से ज्यादा हम एक्यूरेट उसके ऊपर बात कर सकते हैं, एक्यूरेटली हम जितना ज्यादा उसको उनके लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, देन वी विल कम टू दी एग्जैक्टली पॉइंट कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट द एक्चुअल थिंग विल हैपन और व्हाट द इवेंट दैट अकर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन द प्रीवियस टाइम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे किसकी, पर्पस। अब बात आती है कि भाई अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ भी रहे हैं तो इसका पर्पस क्या निकलता है, कि क्या पर्पस है इसका। ठीक, तो हम देखते क्या है कि पहला इसमें क्या कहता है, टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट इन ऑर्डर टू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलता है कि ये क्या कह रहा है कि हम इसमें क्या होता है कि हम समझते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो हमें बताती है, अवेयर करती है कि जो पास्ट सिचुएशन थी हमारी, जो पुराने जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं उस समय एक्चुअल हुआ क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, लर्न फ्रॉम द पास्ट फेलियर्स एंड सक्सेसेस। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, भाई ये किसने ऑडियो ऑन कर लिया है, श्रेय सिंह कौन है भाई, श्रेय सिंह, हुई श्रेय सिंह? चलो, तो हम बात करते हैं कि अब पर्पस क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च का। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च हमें क्या बताती है कि पीपुल अवेयर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट के बारे में जानते हैं, इन ऑर्डर टू, किस लिए जानते हैं, जैसे लर्न फ्रॉम द पास्ट फेलियर्स एंड सक्सेसेस। जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च देखते हैं तो हम ये जानते हैं उसमें कि पुराने समय में क्या क्या हमारे फेलियर्स थे, क्या क्या हमारे लेकुनास थे, और क्या क्या हमारे सक्सेसेस थे। जैसे अगर तुम अपने आप को देखो तो तुम खुद अपने आप को, अगर यू आर इन एमपीएड और यू आर इन बीपीएड, तो अगर तुम अपने 12th के रिजल्ट के बारे में उठाकर देखोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा, इसके बारे में तुम जानोगे कि हमने वहां पर क्या क्या गलतियां की थी, या फिर हम वहां पे सक्सेस हुए थे, या हमारा फेलियर, कहाँ कहाँ पे हमारा सक्सेस रेट था और कहाँ कहाँ पे हमारा फेलियर था। ठीक है, फिर उसके बाद उससे क्या होगा, दूसरा पर्पस क्या कहता है, अप्लाई देम टू प्रेजेंट डेज प्रॉब्लम। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हमने पुराने टाइम में फेस की हुई हैं, पुराने जो अपने प्रीवियस ईयर्स में हमने फेस की हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि उन जो सक्सेसेस हैं हमारी, जो हमारा सक्सेस रेट है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने प्रेजेंट डेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आज की जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तीसरा चीज क्या कहता है, तीसरा पर्पस क्या है, मेक प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाना। जैसे कि अगर तुम बात करो कि किसी भी प्रीवियस अपनी जो इंटर की तुम्हारी तैयारी होगी या जो तुम्हारी बीपीएड की तैयारी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्रिडिक्ट योर future or you can pretend your future that ki what will going to be happen in the master degree, or if you are in master degree then regarding the net, that what I am going to be scored in the net,
और मे बी इन द JRF और मे बी इन द PhD प्रोग्राम। सो ये कब होगा? जब तुम अपनी प्रीवियस जो फेलियर्स हैं या जो भी तुम्हारे पॉइंट के वर्क हैं या तुम्हारा जो भी सक्सेस रेट है उसको अगर तुम पकड़ के रखोगे और जानोगे, देन ओनली यू विल बी, you with the help of that you can predict your future, most not accurate but kind of, okay। फिर चौथा क्या बोलता है पर्पस? टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग रिलेशनशिप और ट्रेंड्स। रिलेशनशिप्स और ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करें, वी ऑल नो कि ट्रेंड्स आर गोइंग टू बी चेंज by day, or we can say year by year the trends will be goes ups and downs and so many changes will be there। so जब हम इसमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप्स के बारे में और ट्रेंड्स के बारे में हम कंसर्न रखते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा पर्पस इसके अंदर क्या कहता है कि जो अवेयर करता है हमें, अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज मोर फुल्ली। अब जैसे हमें सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ गई हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो हमारी बनी होंगी और वो किसके बेसिस पे बनी होंगी कि जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज थी, व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल पॉलिसीज इन द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी and what are the problems which the students are facing on that particular education system policy, then according to that they are renovate or you can say modify and include some other things so that the education policy and the system of education, ठीक है, उससे क्या हो कि जो पुरानी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉर्ट आउट करते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें ताकि जो भी एजुकेशन सिस्टम को मोर एंड मोर एडवांसमेंट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या स्टेप्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि कोई भी रिसर्च जो हमारी होगी, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी, वो क्या होगी? हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि कोई भी जो हमारी रिसर्च होगी क्या होगी, किस पे बेस्ड होगी? प्रॉब्लम को डिफाइन करने पे, ठीक है, कि प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अब डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना या क्या क्राइटेरिया है इन सबको करने के लिए, हम लोग बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मोर अबाउट ऑन द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या दूसरा स्टेप्स क्या होता है? लोकेटिंग रिलेवेंट सोर्सेज। लोकेटिंग रिलेवेंट सोर्सेज मतलब, रिलेवेंट सोर्सेज मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी हम जानना चाहते हैं, जिस चीज को भी हम जानना चाहते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि उससे जो भी रिलेटेड सोर्सेज हैं कि क्या क्या हमें किस तरह से उसके बारे में जानकारियां मिलेंगी, वो चीज हमें पता चलती है। अब वो जानकारियों कैसे मिल सकती हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट की मदद से, किसी भी न्यूमेरिकल रिकॉर्ड की मदद से, इवन मे बी फ्रॉम दी ओरल स्टेटमेंट और रिलिक्स की मदद से, ठीक है। रिलिक्स की मदद से भी हमें मिल सकती है। अब ये चीजें क्या है, मैं थोड़ा अगले स्लाइड में आपको डिस्कस करूंगा, अभी आप स्टेप्स जान लीजिए। फिर तीसरा स्टेप्स क्या कहता है? समराइजिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मान के चलो कि जो चारों से हमें, जो चारों सोर्स है हमारे, डॉक्यूमेंट, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, ओरल स्टेटमेंट, रिलिक्स से जो भी चीजें हमें मिली, अब उसे क्या करना है हमें? एक वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा जर्नल होगी, ठीक है। तो उसमें से हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड डिमांड we have to summarize that all the particular documents or these records, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें समराइज करके उसमें से अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने एरिया ऑफ द इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज को निकालना है, ठीक है। फिर चौथा स्टेप आपका क्या कहता है? इवेल्युएशन ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब जो हमारे रिसोर्सेस हमें मिले हैं उसके बारे में हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। और वो इवेल्युएशन कैसे होगा? हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से होगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले स्टेप की आपके, जो कहता है, अब जो हमने बात की थी कि सोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो पहली बात है कि डॉक्यूमेंट एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या चीज है। डॉक्यूमेंट्स आर रिटन और प्रिंटेड मटेरियल दैट हैड बीन प्रोड्यूस्ड इन सम फॉर्म और अनदर। आपने सबने, हम सब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कि कोई भी रिटन जो चीजें हमें मिली होती हैं, मटेरियल्स, ठीक है,
वो सारे क्या होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोज करते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है, ग्रीस के बारे में जानना है, हमारे फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो उसकी क्या है, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी चीजें वो क्या हो गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, या जितने भी उसके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म। ठीक है, या तो प्रिंटेड फॉर्म में भी जितने भी जर्नल्स, बुक्स, पब्लिकेशन, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। दूसरी बात करते हैं न्यूमेरिकल रिकॉर्ड। न्यूमेरिकल रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, कैन बी कंसीडर्ड एज द सेपरेट टाइप ऑफ सोर्स इन एंड ऑफ देमसेल्फ आर एज सब कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स मतलब कि ईयर वाइज हर चीजों का बताना, हर एक चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में ईयर वाइज हर चीज जितनी भी हमारे पास होती है वो सारी क्या होते हैं, वो हमारे सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स भी हम उनको कहते हैं। ठीक है। ओरल स्टेटमेंट्स। ओरल स्टेटमेंट्स मतलब अगर तुम खुद से देखो कि सिंपल टर्म में अगर बात करो तो ओरल स्टेटमेंट क्या होता है तुम्हारा, कि हमें कोई भी किसी भी चीज के बारे में जो बताता है, ठीक है, या कोई भी स्टोरी जो हम जानते हैं किसी के भी द्वारा, ठीक है, और हम उस चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है। अब रिलिक्स की बात करते हैं। आर एनी ऑब्जेक्ट्स हुज फिजिकल और विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। अब इसके लिए अगर तुम रिलिक्स को हम जोड़ते हैं तो कह सकते हैं अवशेष हमारे, जैसे तुम्हारी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो तुम्हारी एक कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रिलिक्स। मतलब कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको देख के तुम्हें क्या पता चलता है, तुम जब उनको देखते हो तो यू नो अबाउट दी पास्ट कल्चर्स एंड दी पास्ट ट्रेडिशनल एंड दी कह सकते हैं कि सिनेरियो के बारे में, कि पास्ट में यहाँ पे क्या था, जैसे कोई भी कॉलेजेस थे या जितनी भी चीजें थी, जो भी पास्ट में क्या चीजें हुई, तो तुम उन बिल्डिंगों को देख के समझ सकते हो कि पास्ट में यहाँ पे भी कोई कॉलेज था या कोई यूनिवर्सिटी रन करती थी। ठीक है, या ब्रिटिशर्स रहते थे। सो मेनी थिंग्स आर सेड बाय एंड रिटन बाय इन दी लिटरेचर, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, सोर्सेस की, कि भाई डाटा जो हमको हिस्टोरिकल रिसर्च में मिलता है वो मिलता किस सोर्स से है। सोर्स मतलब कि उसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो स्रोत दो तरह के होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं समझने के लिए, तो अगर मान के चलो किसी भी ऐसी चीज जिसमें जो इतिहास के बारे में देखने वाले, जैसे अगर मान के चलो मैंने उत्तराखंड त्रासदी की बात की थी, तो जो उत्तराखंड त्रासदी को देखने वाले दर्शक थे, तुमने सबने हमने देखा था कि उन्होंने वीडियोस बनाई थी, तो जो डायरेक्ट विटनेस थे जिन्होंने उस त्रासदी को सामने से देखा, दे ऑल आर दी स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी सोर्स। दे आर दी प्राइमरी सोर्स, क्योंकि उन्होंने उस चीज को सामने घटित होते हुए देखा है और वो इवेंट के बारे में बताते हैं। दूसरी चीज क्या कहती है, अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज नॉट अ डायरेक्ट विटनेस टू एन इवेंट बट हु ऑब्टेन्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट फ्रॉम समवन एल्स। ठीक। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होगा कि अगर जो त्रासदी देखने वाला बंदा है वो किसी और को वो त्रासदी के बारे में पूरी चीज बताता है कि ऐसी 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 घटना वहां पे हुई, और जो वो तीसरा बंदा है वो अगर उसे लिखता है, उसके बारे में कुछ लिखता है, किसी को बताता है, तो दैट इज कॉल्ड दी सेकेंडरी सोर्स। समझ में आया? ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि डाटा एनालिसिस की बात कैसे होती है। डाटा एनालिसिस मतलब कि जब हमारे पास ये सोर्स आ गया, डेटा आ गया, अब हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में जो मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है, समराइज करने के लिए डेटा को, वो क्या होते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स लीडिंग टू अ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस की बात अगर हम करें तो कंटेंट एनालिसिस के ऊपर हम एक दिन स्पेसिफिक क्लास लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इतनी सिंपल समझ में नहीं आएगा। बट जनरल भाषा में आप समझ लीजिए कि कंटेंट एनालिसिस मतलब कि किसी भी जो हमें चीजें मिली हैं, जो कंटेंट मिला है, जो सोर्स मिला है, उसको एनालाइज करना, सिंपल भाषा में। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, यूज ऑफ पैटर्न्स और थीम्स। ठीक है, अब जो भी हमें मिला है, जो भी डेटा सोर्स हमें मिला है, उसको हमें किस तरह यूज करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न की तरह या फिर एक थीम के ऊपर हमें
थीम को पॉइंट ऑफ व्यू लेके बनाते हुए हमें चलना है। थीम सबको पता होगी कि जब भी हम कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इवन वर्कशॉप हो, कोई भी चीज हो, मास डेमोन्स्ट्रेशन हो, कुछ भी चीज अगर हम करते हैं तो उन सब चीजों का एक पर्टिकुलर थीम होता है, एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर हम बात करते हैं और जो हम बताना चाहते हैं सामने वाले को। ठीक है। फिर तीसरी क्या कहता है, कैसे डाटा एनालाइज करेंगे कोडिंग सिस्टम में। जैसे सपोज करते हैं डाटा जो हमारा दो तरीके का होता है, आप अभी आगे स्टैट्स में पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक एंड नॉट नॉन पैरामेट्रिक। तो जब नॉन पैरामेट्रिक डेटा होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, तो उसमें अगर हमको किसी चीज को पता करना है तो हम क्या करेंगे, कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं कि हम उन्हें पर्टिकुलर कोड दे देते हैं जिससे कि वो डेटा जो है वो इजिली आइडेंटिफाई हो सके हमें। ठीक है। अब चौथी बात क्या करता है डेटा एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव डाटा टू वैलिडेट इंटरप्रिटेशन। उस दिन मैंने जब पहली क्लास ली थी, दूसरी क्लास, तभी बात किया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर। तभी मैंने कहा था कि किसी ने पूछा भी था मुझसे कि सर क्वालिटेटिव डाटा में अगर मैं अपने आप से प्रिडिक्ट कर लूं तो सेम हिस्टोरिकल रिसर्च में यही चीज आती है कि अगर आप कोई चीज अपने पास से प्रिटेंड करते हो, किसी भी चीज को प्रिटेंड करते हो अपने तरफ से, तो क्या होगा कि उसकी वैलिडिटी जो है वो इफेक्ट होगी, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है घनश्याम? आ रही सर, आ रही है। अब आ रही है? आई थिंक यू हैव सम इश्यूज। आई थिंक मेरे तरफ से तो कंटिन्यूअसली आ रही है। आ रही है सर आवाज। ठीक है, गुड, ओके। सो बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा टू वैलिडेट इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब हम क्वांटिटेटिव डाटा का यूज करते हैं किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए, तो हमें वैलिडिटी की जो इंटरप्रिटेशन जो होता है उसका आसान हो जाता है। मतलब कि जब हम स्टैट्स यूज करते हैं आने वाले समय में तो हमें आसानी होती है। ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वरना टाइम बहुत लग जाएगा और तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च का एडवांटेज क्या है। परमिट इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस दैट कैन बी स्टडीड इन नो अदर फैशन। सपोज करो कि कोई भी एक घटना हो चुकी है, जो घटित हो चुकी है, और उसके बारे में हम खोज करना चाहते हैं। तो अगर हमें उसके बारे में खोज करना है तो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च की मदद लेनी पड़ेगी। किसी और तरीके से हम उसके ऊपर काम तो कर नहीं सकते। तो ऐसे जगह पे हिस्टोरिकल रिसर्च का जो है वो एडवांटेज निकल के आता है। ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कैन नॉट कंट्रोल फॉर द थ्रेट्स थ्रू इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, जब तुम वैलिडिटी पढ़ोगे तो समझोगे, लेकिन अब एक सिंपल भाषा में तुमको बता देता हूं कि इंटरनल वैलिडिटी मतलब क्रेडिबिलिटी, कि उसका क्रेडिट, मतलब कि अब इसके ऊपर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए तुम लोग लिख लो। जब क्लास चलेगी तो मैं इसके ऊपर पूरी एक दिन क्लास लूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर, क्योंकि काफी लंबा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जो थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे दिक्कतें होती हैं इंटरनल वैलिडिटी की, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक। दूसरा क्या कहता है डिसएडवांटेज इसका, लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ड्यू टू दी कंटेंट एनालिसिस। तो बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस होती हैं हमारी, क्योंकि कंटेंट जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं हमारे पास। हम उनके ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, उनको ज्यादा इधर उधर मैनिपुलेट या एनालाइज नहीं कर सकते। ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, रिसर्चर्स कैन नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल। अब भैया जब हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हुई तो हिस्ट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। और जो हमारे डेटा सैंपल है वो हमने किसी बुक, किसी भी जर्नल या किसी भी पर्टिकुलर आदमी से लिया है। तो हम अब अगर चाहते हैं कि किसी को सैंपल, जो हमारा सैंपल था, जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें तो सैंपल जो है वो हमारा सामने रहता है। अब हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी हैं तो हम उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अब इधर एडवांटेज दूसरा छूट गया था, कैन मेक यूज ऑफ मोर कैटेगरीज ऑफ एविडेंस देन मोस्ट अदर मेथड विद द एक्सेप्शन ऑफ केस स्टडीज एंड इथनोग्राफिक स्टडीज। जैसे हम कह सकते हैं कि जो
यूज ऑफ मोर कैटेगरीज ऑफ एविडेंस, कई तरह की कैटेगरीज के जो एविडेंस हैं, एविडेंस मतलब कि कह सकते हैं जो हमारे प्रमाण हैं, ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं दूसरे मेथड से ज्यादा, जैसा दूसरे मेथड में हम यूज करते हैं उससे ज्यादा। जैसे हम बात कर रहे हैं केस स्टडीज और इथनोग्राफिक स्टडीज। केस स्टडी तुम्हारे जल्दी तुम लोग अभी सर बताएंगे, उसकी क्लास लेंगे केस स्टडीज की। इथनोग्राफिक स्टडीज मैंने बताया भी था, तुम्हें याद भी होगा, कल्चरल स्टडी के, जब किसी कल्चर किसी ट्रेडिशन के ऊपर हम बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट इथनोग्राफिक, ठीक है। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म तो है लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अभिषेक तिवारी जी जो हैं हमारे, वो एडमिट होने के लिए परेशान हो रहे हैं, बट अब आज के बाद से सब लोग सुन रहे होंगे मेरी बात। पहले एक बार मेरी सुन लो अमित, उसके बाद अनम्यूट करना, कि अगर मेरी क्लास में किसी का भी माइक दोबारा से अनम्यूट हुआ मेरे बोलने के सर बाद, आवाज नहीं आ रही तो है मैं आपकी। उसे क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं उसे क्लास आवाज से नहीं आ बाहर रही कर सर। दूंगा और मैं उसे क्लास में इंटर नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभिषेक कुमार जी, ये आपके लिए था कि अगर आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो क्लास से बाहर रहेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एंट्री दूंगा, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रक्शन, any disturbance in my class during when I am taking the lecture. Okay, now question answer session, you can ask me any question if you have any doubt, anyone, हाँ सर, one by one you have to ask. अभी सर हाँ अमित अभी बोलो। सर आपने अभी स्क्रीन पे सर आया था इंटरनल वैलिडिटी वाला, तो अगर पॉसिबल हो तो उसको एक बार फिर से ला दीजिए। अच्छा, थ्रेड्स जो इंटरनल वैलिडिटी है ये कैन नॉट जी कंट्रोल, जी 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 इसी को, हाँ जी सर, इसके ऊपर वो बात करें, स्क्रीन पे एक थ्रेड्स के बार फिर से ऊपर ला दीजिए। तो नहीं है, सर, तो वो सामने स्क्रीन पे ला स्क्रीन, दीजिए थोड़ा तो, नहीं ये स्क्रीन नहीं पे है है सर, ये तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सर, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है सर, इसके बाद वाली स्लाइड क्रिटिसिज्म, इंटरनल, नहीं इंटरनल वैलिडिटी वाली सर। इंटरनल वैलिडिटी का टॉपिक ही नहीं मेरे में, तो इंटरनल वैलिडिटी कैसे होगा? मैंने इंटरनल वैलिडिटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ये तो एक सर डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। नहीं अभी एक स्लाइड आई थी सर। अच्छा सर, एक चीज ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि हाँ ये बिल्कुल, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, तो सेकेंडरी सोर्स हाँ वो हो जाता है कि अगर कोई विटनेस जो है वो देखता है और दूसरे को बताता है, तो अगर वही देखता है और लिख देता है तो क्या होगा? नहीं, जैसे समझो बात को, जैसे तुमने सेकेंडरी सोर्स से, बहुत सिंपल भाषा में तुमको बताता हूँ, तुमने न्यूज़पेपर से किसी, तुम्हें न्यूज मिली, ठीक है, न्यूज़पेपर में तुमने कोई न्यूज पढ़ी, किसी आर्टिकल में तुमने पढ़ा, किसी बुक से तुमने पढ़ा, जी ये सब चीजें क्या होंगी? सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएंगी, ठीक। जी और जी उस दुर्घटना के समय कोई व्यक्ति उस समय मौजूद था, जब तुमने उससे मिला, तुम उससे पूरी घटना के बारे में जाने, तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स। अच्छा सर, अगर कोई कोई अब क्लियर है? जी सर, जी अगर कोई घटना के समय मौजूद है और उस घटना को वो स्वयं लिखता है, तो उसका क्या कहा जाएगा? जो लिटरेचर उसका हो वो क्या कहा जाएगा? हाँ तो हाँ प्राइमरी सोर्स, हाँ, तो वो आएगा हमारा, हाँ प्राइमरी सोर्स में, वो प्राइमरी सोर्स में आएगा। हाँ हाँ। और अगर वो किसी दूसरे को बता देता है और वो उसको जो है राइट करता है, तो वो सेकेंडरी में। हाँ वो अगर किसी और को बताता है और तुम किसी से उससे जानते हो, तीसरे आदमी से तुम्हें पता चलता है, जी जी ठीक है, तो ये जी तुम्हारा सर, क्या हो जाएगा? जैसे समझो, जो उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी, जिन लोगों ने उसको देखा, जी सामने से देखा, वो सारे जी क्या हो गए? उस त्रासदी के प्राइमरी सोर्स हो गए, जिन्होंने अपने जी आंखों से देखा। जी और हमने, तुमने क्या देखा? जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने जी बताया, न्यूज चैनलों ने बताया, जी तो हम क्या हुए? जी हम लोग क्या हुए? सेकेंडरी सोर्स हो गए, क्योंकि हम वहां मौजूद तो थे नहीं। जी आप समझ गए? जी सर, जी अब जी। और कोई एनी डाउट, एनीवन? यस सर, संदीप कुमार, रोल नंबर 39। आप बोलिए हेलो बोलिए बोलिए संदीप जी। सर, जैसे हाँ मैं बोलो कहना चाहता संदीप, हूँ, बोलो। किसी जिंदा व्यक्ति के इतिहास या अचीवमेंट के बारे में रिसर्च करना भी हिस्टोरिकल कहलाता है। किसी जिंदा व्यक्ति के, किसी जिंदा व्यक्ति के इतिहास या हाँ, अचीवमेंट के बारे में रिसर्च करना नहीं भी नहीं नहीं, हिस्टोरिकल कहलाता है। वो नहीं नहीं, वो केस स्टडी होती है, केस वो इंस्टीट्यूट। केस जी केस जी स्टडी होती है।
केस स्टडी। ओके सर जी। हाँ, जिसको केस स्टडी, अभी सर इसके ऊपर बात करेंगे, तुम्हारे अंदर होगा भी केस स्टडी, सर्वे स्टडीज, तुम देखोगे अगर सिलेबस जी। तो उसमें होगा अलग से, तो वो केस स्टडी होती है। जी सर। जी। सर एक बार और रिलिक्स के विषय में बता देंगे क्या सर? क्या सर रिलिक्स के विषय में बता देंगे क्या? रिलिक्स के विषय में। रिलिक्स के विषय में ये समझो कि जैसे मान के चलो कि तुम्हारे आसपास, घर के आसपास समझते हैं कि कोई खंडहर है, ठीक है, या कोई मंदिर जी। है, या तुम्हारे इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, तो ये एक तरह के क्या है तुम्हारे, ये धरोहर ही तो है, तुम्हारी धरोहर ही तो है, रिलिक्स ही तो है, एक तरह के अवशेष ही तो हैं ये, जो तुम्हारे पुराने पूर्वज अंग्रेजों के समय से जो चले आ रहे हैं, ये तुम अब देखे हो तभी तो जान पाए हो कि अच्छा ऐसा ऐसा उन्होंने बनाया था, उनके वो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ उनके